गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की रजत बूंदें, जिसको लिखने वाले हैं जिसके लेखक का नाम है अनुपम मिश्र। वो एक गांधीवादी विचारक हैं। उनका जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर हुआ और 1977 में वे गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से जुड़ गए। तब से ही कार्यरत हैं। उन्होंने पर्यावरण से संबंधित लगभग 20 पुस्तकें लिखी हैं, आज भी खड़े हैं। तालाब तथा राजस्थान की रजत बूंदें उनकी बहुचर्चित रचनाएं हैं। मिश्र जी ने पर्यावरण से संबंधित अभियान चलाया है और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। अभी भी उनकी यात्रा जारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस लेखक ने राजस्थान की जो रजत बूंदें हैं उसकी ये जो कला है, ये जो लेख है, ये बहुचर्चित लेख है। इसमें राजस्थान में जब पानी की कमी होती है उसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। अब जानते हैं इस पाठ के कुछ शब्दार्थ। तरबतर, तरबतर अर्थात पूरी तरह भीगा हुआ। संकरा, तंग, उखड़ू अर्थात उखड़ू बैठना। और बसोली, बसोली होता है राजमिस्त्री द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक औजार। दमघोटू, दम घोटने वाला। चेलवांजी, राजमिस्त्री। वल्बा, कूड़ा करकट। चेजा, चिनाई का काम। चेजारे, राजमिस्त्री। संचित, इकट्ठा करना। रेजा, धरातल में समाये वर्षा के पानी को मापने का मापतोल। भसकना, धसकना। राहत, आराम। खीप, एक वनस्पति, एक रेशे से रस्सी बनती है जिसको हम खीप कहते हैं। ये एक प्रकार की घास भी होती है। कुंडली, गहरा गोलाकार। डगालो, तनों और मोटे टेने से बना हुआ एक औजार। आंख, पौधे का नाम। परख, पहचान। भोज, दावत। आवक जावक, आना जाना। ओड़ाक, कुएं पर लगाया गया गुलेलाकार का तना जिसे गिरेड़ी भी कहते हैं या फरेड़ी भी कहते हैं। अंकुश, नियंत्रण। गोधूली वेला, सायंकाल वेला, जब शाम को पशु चरकर अपने घर को लौटते हैं। गोचर, गाय, पशु के चराने का स्थान। रंभाने यानी गाय भैंसों की आवाज। अब हम जानते हैं पाठ के बारे में। राजस्थान की रजत बूंदें। बच्चों आप जानते हैं रजत मतलब क्या होता है? रजत का मतलब होता है सोना। तो यहाँ पर पानी की जो तुलना है वो सोने से कर दी है, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पानी जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस पाठ में हम जानेंगे किस प्रकार से राजस्थान के जो लोग होते हैं वो पानी को, जल को संरक्षित रखते हैं और कुआं और कुएं का निर्माण करते हैं। बसोली होती है, बसोली एक छोटा सा फावड़े जैसा उनका एक हथियार यंत्र होता है जिससे कि वो कुएं को खोदने में काम में लेते हैं। चेलवांजी, चेलवांजी का मतलब राजमिस्त्री जो कुएं को खोदने का कार्य करते हैं, जो विशेष तरह की चिनाई का कार्य में दक्ष होते हैं, उनको चेलवांजी बोला जाता है। और मरुस्थल में जल कितने प्रकार का होता है ये सब के बारे में हम जानेंगे। पाठ की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि पसीने में तरबतर चेलवांजी कुछ भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। कुएं का व्यास गहरा बहुत ही संकरा है। उखरू आपको बता चुकी हूँ। उखरू अर्थात घोड़े के बल, घुटनों के बल बैठना। चेलवांजी की पीठ पर छाती से एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरीब में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई या बसोली से की जा रही है। बसोली, बसोली आपको बता चुकी। बसोली एक छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है जो नुकीला लोहे का होता है और हत्था उसका लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। जैसे बच्चों, अगर हम बहुत भीतर धरती के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ता जाएगा और गर्मी जो है अधिकतर बढ़ती जाती है। तापमान कम होता है, गर्मी बढ़ती जाती है। और गर्मी होने पर क्या होता है कि जब वो बेचारे अंदर जाते हैं बनाते हुए कुएं को, तो उनको मुट्ठी से रेत को बाहर फेंकना होता है। इससे ऊपर उनकी ताजी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोटू यानी कि दम घोटने वाला गर्म हवा ऊपर लुटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर क्या करते हैं, कांसे या पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहनते हैं, क्योंकि अगर वो मिट्टी को फेंकेंगे, कंकड़ को फेंकेंगे तो बच्चों क्या होगा, उनके चोट लग सकती है सिर में। इसलिए उसको बचने के लिए लोहे कांसे का एक कैप वाला बर्तन यूज करते हैं, जिससे उनका जो सिर होता है वो सुरक्षित रहता है। अब हम जानेंगे यहाँ पे कुआं और कुएं के बारे में। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। ये छोटी भी है, केवल व्यास ही है। अब क्या होता है, कुएं जो होती है, जो गहराई होती है उसकी बहुत कम होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज्यादा होती रहती है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुछ वर्षों के जल बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। ये तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा सा मामला है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुएं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल जाता है, लेकिन क्या होता है, कुएं का पानी खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आता। बस इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी खोदने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किस क्षेत्र से एकदम बैठे तो नहीं पता चल पाता कि रेत की जैसी मिट्टी चल रही है,
ये पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर पार मिलने से रोकती है। अब हम जानेंगे पानी के प्रकार। पानी को यहाँ पे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला जो रूप है वो पालर पानी का है। पालर पानी अर्थात सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, जिसको हम कहते हैं पालर पानी। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। ये वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। अब पालर पानी और पाताल पानी के बीच एक और पानी है जिसका नाम है रेजानी पानी। रेजानी पानी अर्थात धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल से न मिल पाया पानी जो होता है वो रेजानी पानी कहलाता है। चेजो यानी चिराई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर थोड़ी थोड़ी देर खुदाई होती है, डोल से मलबा निकल जाता है और फिर आगे खुदाई रोककर अब तक तो चुके काम को चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धस के नहीं। अब देखते हैं हम कुएं का निर्माण किस प्रकार से होता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप आपको बता चुकी हूँ, एक प्रकार की घास है ना का ढेर जमा कर ले जाता है और तेजारों की खुदाई करते समय बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं 10-10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटा रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे के साथ अपना वजन डालता जाता है। अब हम जानते हैं कुएं की सफलता यानी सजलता। जब कुएं बन जाती है तो सब लोग क्या करते हैं, एक उत्सव मनाते हैं। यानी कि ये तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। कहाँ की परंपरा? राजस्थान की परंपरा। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन भी होता था। चेलवान जी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। तेजारों के साथ गांव का संबंध उसी दिन नहीं जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। लेकिन कहने का तात्पर्य कि पहले के जमाने में उनको बहुत आदर सत्कार मिलता था, लेकिन अब क्या है, केवल मजदूरी देते हैं और उनको विदा कर देते हैं। कुएं का मुंह बहुत छोटा होता है। छोटा रहने के कारण 3 बड़े कारण है। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे घिसती है। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें 2-3 घड़े ही भर सके। कई जगहों पर कुएं पानी से निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स क्या होता है, एक चमड़े का बना हुआ बर्तन के आकार का वो होता है बर्तन, जिसको हम चरस बोलते हैं। मोटे कपड़े या चमड़े की चरस के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बांधा होता है। चरस पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और वो पानी निकालता जाता है। अब जानते हैं हम ओड़ाक। ओड़ाक क्या है इसके अंदर बेटा? ओड़ाक अर्थात कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। ये गरेड़ी, चरखी या फलेड़ी भी कहलाती है। फलेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसे आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है, जिसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक कैसे कहा जाता है समझ रहे होंगे बच्चों आप कि क्या होता है। एक मजबूत तने को काटकर उसके आर पार छेद करके जो बनाया जाता है उसको हम ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन जाता है। अब जानते हैं, जैसे आपको पाठ के शुरुआत का नाम बताया था राजस्थान की बूंदे, तो कहा गया है कि हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी को चीर पचित कहानी को जमीन तो उतारती है कुएं। इससे दिन भर से बस 2-3 घड़ा पानी, मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोदुली बेला में कुएं पर आता है, तब मेला सा लग जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती है। कुइयां के ढक्कन वापस बंद कर दिए जाते हैं। रात भर अगले दिन पर कुइयां आराम करेंगी। अब क्या होता है बच्चों कि रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। जहाँ पे आप खड़िया की पट्टी होगी वहीं पर कुएं का निर्माण संभव है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। जैसलमेर का जो जिला है, गांव खरेड़ो की ढानी में तो कम से कम 120 कुइयां थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC के नाम से जानते थे। अब इसका नाम क्या हो गया बेटा? खड़ेरो। खड़ेरो में क्या थी? 120 कुइयां। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण आबाद हैं और इसलिए उन गांवों के नाम पर पार पर ही है, जैसे जानेरालो पार और सिरगोआलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं ये चरोली है, कहीं ये धंधड़ो, कहीं पर विट्टुरो, कहीं पर बलीरो के नाम से जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती रहती है कुएं। तो हमने जाना कुएं और कुएं के बारे में, कुएं की जो महत्वपूर्णता है उसके बारे में हमने जाना। तो बच्चों आपको पाठ समझ में आ चुका होगा।